बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 जून और पाकिस्तान में पीर की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले ईरान ने कतर पर हमला कर दिया है। जी हाँ, ईरान ने कतर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर हमला कर दिया है। कतर का शहर दोहा, दोहा सिटी के साथ ही अमेरिका की ये एयरबेस है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है मशरक़ वस्ता के अंदर। इस एयरबेस पर 10,000 अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो मौजूद होते हैं और इस पर बेशबहा उनके तैयारे भी हैं, बाकी भी उनका सारा सिस्टम है। तो आप ये कह सकते हैं कि मशरक़ वस्ता के अंदर ये उनकी लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है, इसीलिए ये बहुत ही अहम है। कुछ तैयारे ज़रूर यहाँ से परवाज़ करके ईरान पर हो सकता है उन्होंने हमला किया हो। कम अज़ कम ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू यही है, इसीलिए उन्होंने वापस इस एयरबेस के ऊपर हमला किया है। अब इस हमले के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं ये आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के बाद ये जंग पूरे खित्ते को या खित्ते से बाहर के मुल्कों को भी अपनी लपेट में ले सकती है, और दूसरा काम ये हो सकता है कि ये जंग रुक भी सकती है। इसलिए पूरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में आज सालाना बजट पास हो गया। ऐलान ये किया गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर ये बजट पास नहीं किया जाएगा, लेकिन बजट पास कर लिया गया। इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं, ये क्या डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया के ऊपर वर्कर्स बहुत नाला हैं, बहुत डिस्कशन हो रही है इस चीज़ के ऊपर, इस पर भी बात करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले ज़रा ये जो ईरान का कतर पर हमला है इसकी पूरी डिस्कशन कर लें, पूरी डिटेल के साथ इसको ज़रा एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जून 23 पीर वाले दिन ईरान ने जवाब दिया है उस हमले का, जो आपको पता है कि जून 22 की सुबह 2:10 पर ईरानी वक्त के मुताबिक तकरीबन जो हमला किया था अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के साथ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, और उस हमले का अब जवाब दिया है ईरान ने। और ईरान ने कहा था कि हम जवाब देंगे और अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर देंगे। जाहिर है सबको ये मालूम था कि ईरान जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं इस खत्ते के अंदर, मतलब जो उनकी बेसिस हैं उसके ऊपर जवाब देंगे। अब जब ये हमला हुआ है तो इसमें अमेरिका ये कहता है कि ईरान ने हम पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं, लेकिन कतर कहता है कि ये मिसाइल 14 नहीं 19 थे। तो ये थोड़ी सी कंट्रडिक्शन है, लेकिन 14 या 19 ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो ईरान की तरफ से फायर हुए। अमेरिका आगे से कहता है, मसलन सदर ट्रंप ने जो मैसेज इसके फ़ौरन बाद दिया, वो उन्होंने ये कहा कि इनकी ये जो स्ट्राइक थी, सदर ट्रंप ने कहा, वो बहुत ही वीक थी, एक्सपेक्टेड थी। उन्होंने कहा कि 13 जो मिसाइल थे 14 में से उनको हमने इंटरसेप्ट कर लिया, फ़िज़ा में ही उनको तबाह कर दिया। 14वां जो है उसको हमने जानबूझ के तबाह नहीं किया, क्योंकि वो जहाँ पर जाके गिर रहा था वहाँ पर किसी नुकसान का खदशा नहीं था, इसलिए उसे फ्री छोड़ दिया गया ताकि वो जाकर ज़मीन पर गिर जाए। अब ये वैसे समझ नहीं आती, क्योंकि नफसियाती तौर पर भी उसको गिराना चाहिए था ताकि वो ये लगे कि तमाम के तमाम मिसाइलों को ज़मीन पर गिरे बगैर इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप ने कहा है कि एक को हमने सेट फ्री कर दिया क्योंकि वो नॉन थ्रेटनिंग था और उसने ज़मीन पर आके हिट किया। कतर कहता है कि 19 मिसाइल मारे, लेकिन दोनों कतर और यूएस दोनों ये कहते हैं कि किसी किस्म का कोई जानी और माली, कोई बिल्डिंग, किसी चीज़ का कोई रिसोर्स किसी किस्म का तबाह इनसे नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान ये क्लेम करता है कि इन मिसाइलों से जहाँ पर जाकर ये गिरे हैं भारी नुकसान हुआ है। ये तो दो वर्जन हो गए जो आपके सामने रखते हैं दोनों मुल्कों के। फिर सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एडवांस वार्निंग दी थी, जिससे कैजुअलिटीज़ प्रिवेंट हो गई, मीन कि हमने वहाँ से लोगों को मूव कर लिया, और उन्होंने होप की है कि अब मशरक़ वस्ता के अंदर पीस हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान का हमने न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह कर दिया था, उन्होंने बदले में अब हमला कर लिया, हिसाब बराबर हो गया। सदर ट्रंप तो आपको पता है कि कारोबारी आदमी है, तो उन्होंने कहा हिसाब बराबर हो गया, नो लेट्स गिव पीस अ चांस। और उन्होंने अमीर कतर का भी शुक्रिया अदा किया सदर ट्रंप ने, कि जिन्होंने खित्ते में अमन लाने के लिए अपनी बहुत सारी जो कोशिशें हैं वो की हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जो अमेरिका की तरफ से कहा गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैजुअलिटी तो कोई नहीं हुई, क्योंकि आपको हमने याद कीजिए जिस दिन इसराइल ने ईरान पर पहला हमला किया था, अभी कोई पिछले 1.5 हफ्ता पहले, उस वक्त हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि अमरीकी जो बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं मशरक़ वस्ता में, वहाँ से जहाज़ और उनके जो एहलकार हैं, मीन उनके जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पर, उनको वहाँ से हटा लिया गया, क्योंकि अमेरिका को ये खदशा था कि जैसे ही इसराइल ईरान पर हमला करेगा तो ईरान रिटेलिएशन में अमरीकी एयर बेसिस को वापस निशाना बना सकता है। तो वहाँ पर लोग तो पहले ही थे नहीं,
बहरहाल कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि कैजुअलिटी होगी तो जंग और बढ़ेगी। और इसमें अमेरिकी सदर अब ये कह रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, कतर की तरफ से भी यही है कि कोई कैजुअलिटी नहीं है। और एडवांस ये जो वार्निंग की बात है, ये आप देखिए इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो इसमें यह है कि जब भी जंगें होती हैं, जैसे हमने आपको इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में बताया था कि जब न्यूक्लियर कोई एक फोर्स भी हो या ख़तरा हो कि दोनों के पास न्यूक्लियर है, तो अक्सर वो फोर्सेस एक दूसरे को मिसाइल चलाने से पहले बताती हैं कि ये मिसाइल आ रहा है, लेकिन ये मिसाइल जो है इसके ऊपर एटॉमिक वॉरहेड नहीं है। अब पता नहीं ये वाला वो अरेंजमेंट है अमेरिका और ईरान के दरमियान, या कोई और अरेंजमेंट है, या फिर सदर ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं, ईरान ने ऐसा नहीं बताया। लेकिन अगर बताया है तो फिर इसके पीछे जाहिर है कोई ना कोई मंतक होगी, वजह होगी, रीज़न होगा, दोनों मुल्कों की कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन सदर ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान ने हमें पहले से वार्निंग दे दी थी, जिसकी वजह से हमने अपना बचाव कर लिया और हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अगर तो वाकई ये अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया है कि आपने हम पर किया था, हमने आप पर कर लिया, स्कोर बराबर, तो फिर तो ये इस हिसाब से खुशाइंद है कि जंग अब रुक जाएगी और जंग इस खित्ते में नहीं फैलेगी, प्रोवाइडेड कि इसराइल भी अब रुकता है और मजीद हमले नहीं करता। अगर तो ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। अगर सदर ट्रंप वैसे ही कह रहे हैं बस कहने के लिए, तो फिर कोई पता नहीं कि ये जंग आगे किससे मच जाती है। एक तो ये डेवलपमेंट होगी। उसके साथ जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि जैसे ही हमला हुआ उसके साथ ही पूरा ये जो खिता है इसकी एयर स्पेस बंद हो गई। मसलन यूएई, जो अमारात है पूरे का पूरा, कुवैत, बहरीन और पाकिस्तान और ओमान भी, इन्होंने अपनी जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया। कतर एयरवेज़ ने ज़ाहिर है अपनी तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी, क्योंकि उनकी तो सस्पेंड होनी थी, वो दोहा से ही उड़ती हैं। कतर कोई बहुत बड़ा मुल्क तो है नहीं, अपना जियोग्राफी उसकी जो है वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि वो कोई बहुत लंबा चौड़ा मुल्क है। और दूसरी बात ये कि ये जो एयरबेस है ये तो है ही दोहा से थोड़ी बाहर, और वहीं से कतर की मेन हब है उनकी ऑपरेशंस की, जो कतर एयरलाइंस की है। तो कतर ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। साथ ही साथ पीआईए ने भी अपनी तमाम फ़्लाइट्स जो दुबई के लिए थी, कतर के लिए थी, अबू धाबी के लिए थी और ओमान के लिए, तमाम फ़्लाइट्स पीआईए ने भी कैंसिल कर दी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो फ़्लाइट्स को कंटिन्यू रखेंगे तो वहाँ पर तो मिसाइल चल रहे हैं। तो इसका एक तो जो आउटकम आया वो ये कि एयर स्पेस मुकम्मल बंद हो गई। अब देखते हैं ये कब रीइंस्टेट होती है, कब ये दोबारा से बैक टू नॉर्मल होता है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं वो ईरान की तरफ से भी अभी तक यही आई हैं कि वो डी एस्केलेशन चाहते हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि मज़ीद हम पर अमेरिका हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। सदर ट्रंप ने भी आगे से, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने कहा कि आप पीस को चांस देते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अब पीस का मौका है, तो देखते हैं पीस को चांस देते हैं। तो अब देखते हैं ये जो स्टेटमेंट सदर ट्रंप की हैं पीस को चांस देने की, और उनका कहना कि अब जंग जितनी होनी थी वो हो गई है, अब सीज़ वायर की तरफ चलते हैं। अभी अमरीकी सारा मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसे एक किस्म की सीज़ फायर हो गई है बिटवीन इसराइल ईरान भी, और बिटवीन ईरान अमेरिका भी, और अमेरिका ईरान भी। तो अब ये देखते हैं कि सीज़ फायर वाकई चलती है, नहीं चलती, कौन इसकी वायलेशन करता है। क्योंकि ये जो कतर के ऊपर हमला हुआ है, अगर इसको एयर बेस से हट के देखा जाए तो फिर ईरान का कतर के ऊपर हमला है, तो इससे तो दूसरे मुल्क भी इस जंग में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, जो ऑयल था, क्रूड ऑयल और दूसरी प्रोडक्ट्स, वो 4% उनकी प्राइस इंक्रीज़ हुई थी। अब उस प्राइस में 4% के करीब ही नीचे आती हुई अब से 2 घंटे 3 घंटे पहले दिखाई दी है। अब ये कंटिन्यू रहता है मुस्बत ट्रेंड या नहीं, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि शायद हम जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं, और इस हमले के बाद शायद अब जंग बंद हो जाए, क्योंकि ईरान ने भी अपनी बात पूरी कर ली, अमेरिका ने भी एक किस्म की अपनी बात पूरी कर ली कि न्यूक्लियर एसेट्स हमने गिराने हैं, इसराइल ने भी कर ली। तो अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन बहरहाल अमेरिका बार बार ये कह चुका है कि हम रिजीम चेंज नहीं करना चाहते। अब ये तो हो गई ईरान और कतर का जो मामला आज हुआ है, उस पर हमने आपको डेवलपमेंट दे दिया। पाकिस्तान में भी एक मेजर सिचुएशन डेवलप हुई है। वो सिचुएशन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने आज अपना एनुअल बजट जो है वो पास कर लिया है। अब इस बजट के ऊपर बहुत देर से बहुत सारी बातचीत चल रही थी। सबसे पहले तो ये बात आई कि बजट तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक इमरान खान साहब इसकी इजाज़त नहीं देंगे। फिर बजट एक दिन अचानक पेश हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब से जब उनकी बहनों की मुलाकात हुई तो वहाँ से एक वाज़ेह पैगाम आया कि बजट तब तक पास नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब को 4-5 लोग जिनके नाम दिए गए, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, तैमूर झगड़ा साहब, मुजम्मल असलम साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, ये जब तक आकर उन्हें उसके ऊपर ब्रीफिंग नहीं देते। उसका पूरी तरह से इमरान खान साहब ने वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी बार हमारी हुकूमत बनाई है और मुझे 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत वहाँ दी है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेक श्योर करूँ कि वहाँ पर जो बजट की प्रायोरिटीज़ हैं, वो जो हमारे लोगों के साथ वादे हैं, जो हमारा मंशूर है, उसके मुताबिक हों। इसलिए जब तक मुझे इसकी ब्रीफिंग नहीं मिलती, ये बजट पास नहीं किया जाना चाहिए।
नहीं, जो भी पेश हो गया उन्हें कहा जी अप्रूव तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने पेश करने को कहा था, पास उनकी मर्जी से होगा जब वो देखेंगे। उन्हें पता है, उन्होंने खुद देखिए पेश तो उन्होंने करना है बजट। उसके बाद अब जब आएंगे वो खान साहब के पास, ये सारे लोग मिलने जिनका नाम अभी बताया, अली अमीन, तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल, उमर अयूब, शिबली फराज, उमर अयूब और शिबली फराज, ये लोग सब आएंगे, फिर वहाँ मुशावरत होगी, फिर पास होगा, क्योंकि खान साहब के अप्रूवल के बगैर ये बजट पास नहीं हो सकता। और जो वहाँ पे बजट आना है वो इमरान खान की मुशावरत के साथ लाजमी है कि इमरान खान की मुशावरत के साथ हो, क्योंकि वो पीटीआई का बजट और इमरान खान उसके सरबराह हैं। और उन्होंने कहते हैं कि मैंने अली मीन गंडापुर को खास समझा भी दिया है कि जब तक मेरे साथ मुशावरत ना हो ये बजट की एलोकेशन नहीं होगी। अब इसके ऊपर जाहिर है इसकी एक ये तो एक हो गई इमरान खान साहब की सोच, पर इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी निकल आई। शामिल नहीं, खान साहब की अगर राय उसमें शामिल नहीं होगी या खान साहब की उसमें इजाजत नहीं होगी तो फिर हम बजट पास नहीं करेंगे। तो चूंकि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की तरफ से पार्टी के जिम्मेदार तरीन आदमी है सूबे में, इससे पहले पीटीआई के सदर भी सूबे के रह चुके हैं और मुख्तलिफ उसमें भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये एश्योरेंसेस दे दी थी कि जो खान साहब की डायरेक्शन है वो इस तरह नहीं है। खान साहब की डायरेक्शन बजट पेश न, अगर वो खान साहब की डायरेक्शन क्लियरली ये होती तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे समेत कोई आदमी उसकी वायलेशन, अपने पेट्रोल इन चीफ के ऑर्डर्स की वायलेशन किसी सूरत में नहीं कर सकता है, वो हम किसी भी ओहदे पे बैठे हुए हों। फिर नहीं इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का बजट पास होगा और नहीं किसी और सूबे में किसी और सूबे का ये बैंडेड चोरों का बजट पास होगा। और लीगल साइड भी बना दी गई कि अगर बजट वक्त पर पास ना किया गया तो कहीं हुकूमत गिर जाएगी, और हुकूमत गिर जाएगी या असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, ये बातें होना शुरू हो गई। इस पर हमने भी कुछ रिसर्च की, पिछले वीलॉग में आपके सामने रखी थी कि टेम्प्रेरी बजट भी पास किया जा सकता है। आज मुझे जब बजट पास होने के बाद मेरी पोजीशन इस पर आपको पता है कि बहुत वाज़ेह है, और मैंने बहुत वाज़ेह तरीके से कहा था कि जब तक इमरान खान साहब इजाज़त नहीं देते ये बजट पास नहीं होना चाहिए। अगर इस बजट को पास करना है, मीन आपको लगता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे, वो जानबूझ के नहीं करवा रहे, तो आप इसको 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए टेम्प्रेरी बजट पास कर दें। जैसे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स पिछले वीलॉग में आपके सामने रखी थी, इंडिया की कुछ स्टेट्स रियासतों के बारे में भी रखी, ऑस्ट्रेलिया से भी रखी, कनाडा से भी रखी, अमेरिका में तो ये आए दिन होता है। तो आप एक स्टॉप गैप या इमरजेंसी शॉर्ट टर्म बजट पास कर लें ताकि ये मामला तब तक इमरान खान साहब के सामने रख के उनसे अप्रूवल ली जा सके। क्यों? अब ये क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था कि इमरान खान साहब ने जब ऐलान कर दिया तो ये एक पॉलिटिकल मामला बन गया। अब इसके बाद चौधरी साहब अपना मसल फ्लेक्स करके ये दिखाना चाहते थे कि हम बाहर जो हैं वो सारा कुछ करवा सकते हैं, कोई चीज़ जो है वो इमरान खान साहब अंदर से बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई कैन बी रॉन्ग। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें जो पाकिस्तान के जनरल साहबान हैं, वो जनरल साहबान जो है वो ये मसल फ्लेक्स कर रहे थे कि हम बाहर बैठ के सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ये उनका था। अब ज़रूरी नहीं कि उनकी हमारी केपी की गवर्नमेंट से भी बात हुई हो या हमारे लोगों से भी। अब जो हमारे गवर्नमेंट के लोग थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हमने ये पास ना किया तो गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो जाएगी और असम्बली भी डिसॉल्व हो जाएगी। और उनका कहना ये था कि क्योंकि खान साहब ने ये डायरेक्शन नहीं दी हुई अंदर से कि अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो हो जाए, असम्बली डिसॉल्व होती है तो हो जाए, तो उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें हम ये स्टांस ले लेते हैं और बजट पास नहीं करते, और बजट पास ना करने की वजह से ये गवर्नर राज लगा देते हैं, ये गवर्नमेंट गिरा देते हैं या असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, और फिर कोई जेल में जाता है तो खान साहब उससे पूछेंगे कि भाई मैंने तो आपको ये नहीं कहा था कि गवर्नमेंट भी गिरती है तो गिर जाए, मैंने तो सिर्फ कहा था कि बजट की मुझे ब्रीफिंग चाहिए, जब तक मुझे ब्रीफिंग नहीं मिलती बजट पास ना किया जाए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका है। बजट पास होने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब की मुझे फ़ोन कॉल आई, कोई तकरीबन 29 मिनट 29 मिनट्स के करीब उनसे मेरी बात हुई। उसमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुकम्मल तरीके से यही रखा और ये कहा कि इमरान खान साहब के पास पूरी अथॉरिटी है, वो जेल के अंदर बैठकर भी जब हमें कहेंगे हम बजट को दोबारा चेंज कर देंगे अगर वो कुछ चेंज करवाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल साहबान इसमें क्या गेम खेल रहे थे वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं आपके सामने अपना तज्जिया रख देता हूँ। मेरी इसमें पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि इस बजट को इतनी जल्दी में पास नहीं करना चाहिए था। एक तो अभी 30 तारीख तक वक्त था, कल इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होनी थी, कल उनसे इजाज़त ले ली जाती। पॉलिटिक्स में जो नज़र आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परसेप्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट समटाइम्स दैन रियलिटी। परसेप्शन यही है और होनी चाहिए और होनी बनती है कि इमरान खान साहब के अहकामात पर पार्टी चलती है और तमाम ऑपरेशंस बाहर होते हैं। जब उन्होंने कह दिया था तो हमें हर सूरत ये कोशिश करनी चाहिए थी, और ये मैंने बजट पास होने से पहले भी, आपने मेरा पिछला वीलॉग देख लिया था, ट्वीट भी किया था, और पार्टी की जो सीनियर तरीन लीडरशिप है उन सबके सामने मैंने ये रखा था कि आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं।
उसमें मैंने वो तमाम एग्जांपल्स उनके सामने रखी थी, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, इंडिया की, कि किस तरीके से टेम्प्रेरी बजट पास करके आगे जाया जा सकता है। तो एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बड़ा वाज़ेह था कि इस बजट को फ़िलहाल पास नहीं करना चाहिए था, रुकना चाहिए था। और ज़्यादा से ज़्यादा चलें, बहुत भी आपको जल्दी होती तो कल बहनों की मुलाकात होनी थी, कल का दिन तो कम से कम आप देते, एक दिन और देते। अभी तो आपको जल्दी नहीं, 30 तारीख तक आपके पास वक्त ही वक्त था। तो एक तो इसको बहुत जल्दबाजी की गई और इस बजट को बहुत जल्दी में पास किया गया, इसको रुकना चाहिए था। दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, चलें अगर आपने मेरे जैसे बंदे को आप हार्डलाइनर समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, जज्बाती समझते हैं, जो भी आपने समझना है, तो आप एक और काम कर सकते थे। वो ये कर सकते थे कि इमरान खान साहब ने 5 लोगों का नाम लिया था, आप ये करते कि उन 5 लोगों की कमेटी बुलाते और उनके साथ एक सहर हासिल किस्म की गुफ्तगू करते और ये बताते कि ये प्रायोरिटीज़ हैं, उन लोगों को अग्री करते उन प्रायोरिटीज़ के ऊपर। मैं 5 की बात कर रहा हूँ, उन 5 में से किसी 1, 2, 3 को नहीं, 5 के 5 को अग्री करते, उनके तमाम जो उनकी रिजर्वेशंस होती हैं बजट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करते, फिर उनकी मुलाकात पूरे केपी के एमपीज़ के साथ करवाते और फिर ये कहते कि इन 5 की हम मुलाकात के अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कोशिश करेंगे। ना हुई तो ये 5 लोग मुतमईन हैं, खान साहब ने इन पे ट्रस्ट किया था, इन्हीं से ब्रीफिंग लेनी थी, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मेरी झगड़ा साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि उनको नहीं, उनके साथ कोई कंसल्ट नहीं किया गया इस मामले में, उनसे बजट की कंसल्ट, तो कम से कम बाहर ये जो कमेटी खान साहब ने एक किस्म की नॉमिनेट की थी, इन्हीं के साथ कंसल्टेशन कर ली जाती, इनके साथ भी कंसल्टेशन नहीं की गई। अब ये कहना कि इमरान खान साहब के पास ये पावर है, वो बजट को बाद में भी बदल सकते हैं, ये पावर तो पहले ही थी, ये पावर किसी ने उनको तो नहीं दी, ये तो जिस दिन से असम्बली बनी है तब से है, वो पार्टी के लीडर है, वो किसी दिन भी कह सकते हैं, तो ये तो कोई मेहरबानी या एहसान नहीं है किसी का। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पर जिम्मेदारी आती है कोर कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की, कि इसके ऊपर उनकी जवाबदेही है। अब वर्कर के सामने, वर्कर इस वक्त बहुत नाराज़ है, मैं कोई इसमें ऐसी चुभती बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे तो पीछे पहले ही सारे पड़े रहते हैं, मैं पहले ही आप ये कह सकता हूँ मैं कि उतनी शायद मेरी नून लीग के अंदर मुखालफत नहीं होगी जितनी अब पीटीआई के अंदर है, और मैं तो पहले ही रांदा दरगाह हूँ, इसलिए मैं जितनी आवाज़ उठा सकता हूँ वो आपके सामने असूली तौर पर बजट पास होने से पहले भी उठाई है। यही मैंने मिनरल बिल के अंदर किया था, आपको याद होगा। जो मुझे लगता है कि असूली स्टांस है उसके साथ मैं खड़ा होता हूँ, बावाज़े बुलंद खड़ा होता हूँ। अभी भी मैंने बहुत क्लियर कहा कि इस बजट को इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर पास नहीं करना चाहिए। इसमें अलीमा खानम साहबा का एक ट्वीट भी आया, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि केपी के गवर्नमेंट, उन्होंने 1 महीना पहले मैसेज भेजा था कि केपी के गवर्नमेंट की जो टीम के साथ उनकी मीटिंग करवाई जाए ताकि बजट के बारे में वो जो लोगों की वोटर की एक्सपेक्टेशन है केपी के की वो पूरी कर सकें और उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस कमेटी के साथ बैठ के बजट पर सलाह मशवरा करके इस बजट को जो है अप्रूव करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि फिर फैमिली के विजिट्स जब ब्लॉक किए गए तो हमने बाहर प्रोटेस्ट किया जाकर, बहनों ने, फैमिली ने, और अपनी मुलाकात खुलवाई। उन्होंने कहा कि अब उन्हें पता चला है कि केपीके के जो एमपीएज़ हैं वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो अडयाला के बाहर जाकर बैठेंगे और इमरान खान साहब से 6 मेंबर टीम की जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक वो अडयाला के बाहर से नहीं उठेंगे, और जब तक इमरान खान साहब की आइसोलेशन नहीं ख़त्म की जाती, जो कैद तन्हाई है, तब तक ये एमपीज़ जो केपीके के हैं ये बाहर धरना देंगे जेल के, और 6 मेंबर्स की जब तक मुलाकात नहीं हो जाती तो ये जो धरना होगा या ये जो एहतजाज होगा, जो भी इसको आपने कहना है, ये जारी रहेगा ताकि खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इमरान खान की इनपुट आ जाए। ये उन्होंने ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के कोई 4, 5, 6 घंटे के अंदर अंदर ही ये बजट पास कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो उनको बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस बाहर बैठना चाहते हैं वो भी गलत था, या जो उनकी तवक्कुआत थी कि ऐसे होगा वो भी गलत था। तो इस गलत का मतलब ये कि उनकी गलती नहीं थी, वो तो कह रही हैं कि ये होना चाहिए था, जो इमरान खान का पैगाम है वो उन्होंने आप तक दिया, लेकिन उन तक ये इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचाई गई कि एमपीएस बैठना चाहते हैं, नज़र आ गया कि कोई नहीं बैठना चाहता था, ये बजट पास कर दिया गया। और बजट बहस के बगैर जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है बजट का उसको भी कट शॉर्ट करके 3 घंटे के अंदर अंदर फटाफट टकाटक आप उसे कह सकते हैं जल्दबाजी में बजट पास करवाया गया। अज़्ज़ अरकान सूबाई असम्बली, जनाब अपोजिशन लीडर साहब, कल मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि उस वक्त मेरे जहन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि हम कट मोशंस लेंगे। फिर रात को मुझे बताया गया कि जी कट मोशन जो है ये पैसेज स्टेज का कैसा है, पहला ऐसा है, तो जब कट मोशंस पेश हो जाते हैं तो फिर आप पैसेज स्टेज में चले जाते हैं तो बजट पास होना शुरू हो जाता है। तो वो जो एक बात थी कि जनाब तमाम पार्लिमानी पार्टी ने भी इस पर वो किया हुआ था कि जनाब खान साहब का जब तक हुक्म नहीं आएगा, जब तक डायरेक्शन नहीं आएगी तो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं होगा। तो उस बात की नेगेशन हो जाती। फिर रात को हमने अपने लॉ डायरेक्टरेट से, मिनिस्ट्री से
हमने मशावरत की, तमाम कानून को देखा, तो बिल्कुल वो बात शायद थी कि अगर हम कट मोशंस लेते हैं तो फिर ये बजट की पैसे स्टेज हो जाएगी। तो इसलिए ये नहीं, किसी को बात करने की आज इजाज़त नहीं है। तो ये फैसला किया गया है कि हम कट मोशंस नहीं लेंगे, और जब तक खान साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आती, खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली का बजट पास नहीं होगा। और जब तक खान साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आती, खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली का बजट पास नहीं होगा। इसमें पार्टी की जो ज़्यादातर लीडरशिप है वो या तो खामोश रही है या उन्होंने बजट पास होने दिया, मैं यही कह सकता हूँ। अभी तक किसी ने खुल के इसके ऊपर कोई स्टांस नहीं दिया। इसलिए दोबारा से मैं, क्योंकि इस पर खुल के बात कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा से काबिल नफ़रत ठहराया जाऊँगा, रांदा दरगाह ठहराया जाऊँगा। तो इसलिए चलें, वो तो जो पहले हो चुका है, मज़ीद उसमें क्या होना है या जो भी होगा उसको मज़ीद भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये मेरा आज दिल बहुत उदास है, अफसोस है मुझे। ये जो सब कुछ हुआ है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब से पूछ के उनके साथ मशवरा करके बजट, और मेरे ख्याल में अभी वो कोई ऐसा मौका नहीं था कि इतनी ज़्यादा हमें मजबूरी थी, एमरजेंसी थी कि इस बजट को पास किया जा सके। बाकी सियासी बातें होती हैं, सियासी नारे होते हैं, वो अब लगते रहेंगे। अभी सब लोग ये कहते रहेंगे कि हम दोबारा चेंज कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। वो अब सियासी मुँहशगाफियाँ होंगी। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब से पूछे बगैर उनकी जो डायरेक्शन थी उसको नज़रअंदाज करके इस बजट को पास किया गया है। अफसोसनाक है, मैं यही कहूँगा, ये नहीं होना चाहिए था, बट ये हुआ है। खबरें और भी थीं, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।